महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी कमाल केली आहे। म्यानमारमध्ये बनावट नोकरीच्या आमिषाला फसलेल्या तब्बल 283 भारतीयांची नुकतीच सुटका करण्यात आली। त्यामध्ये महाराष्ट्रातील 60 जणांचा समावेश आहे। या नागरिकांना वाचवण्यात महाराष्ट्र सायबर पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे। नेमकं काय घडलं पाहूयात पुढारी न्यूजचा विशेष कार्यक्रम सायबर शत्रू संगे युद्ध आमुचे सुरू। मास्कच्या आत दडलेले हे चेहरे नीट पाहून घ्या। हे आहेत सायबर गुन्हेगार। खोट्या भूलतापा देऊन पैशांचा आमिष दाखवून आर्थिक फसवणूक करणारे महाबिलंदर भामटे। महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी गोवा पोलिसांच्या मदतीनं या सायबर गुन्हेगारांना अटक केली आहे। त्यांनी एक दोन नव्हे तर तब्बल 283 भारतीय नागरिकांना नोकरीचा आमिष दाखवून गंडवलं। म्यानमार थायलंड सीमेवर नेऊन त्यांना नको ते उद्योग करायला भाग पाडलं। नोकरीच्या आमिषानं म्यानमारमध्ये फसवणूक। भारतातील 283 जणांना थायलंडमध्ये चांगल्या पगाराची नोकरी देण्याचं आमिष दाखवण्यात आलं। पासपोर्ट आणि व्हिसाचा सगळा खर्च संबंधित कंपनीनंच केला। म्यानमारला नेऊन त्यांना चक्क $5000 विकण्यात आलं। तिथं कॉल सेंटरमध्ये काम करण्यास भाग पडलं। त्यांना मुंबई आणि दिल्लीतील काही नंबरवर फोन करायला सांगायचे। तुमचा मोबाईल फोन लवकरच बंद होणार आहे अशी भीती समोरच्या व्यक्तीला घातली जायची। त्यानंतर त्यांचा डेटा घेऊन त्यांची आर्थिक फसवणूक केली जायची। या सगळ्या प्रकारामागे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी टोळीचा हात होता। महाराष्ट्र सायबर पोलिसांना याची खबर मिळाल्यानंतर त्यांनी भारत सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची मदत घेतली। म्यानमार आणि थायलंडमधील भारतीय दूतावासांच्या सहकार्यानं म्यानमारमध्ये फसलेल्या 283 भारतीय नागरिकांची सुटका करण्यात आली। गेल्या सोमवारी थायलंडमधील माईसोट येथून भारतीय हवाई दलाच्या विमानानं या सगळ्यांना भारतात आणण्यात आलं। त्यामध्ये महाराष्ट्रातील 60 जणांचा समावेश होता। त्यांना म्यानमारमध्ये पाठवणाऱ्या कंपनीतील काहींना सायबर पोलिसांनी अटक केली आहे। महाराष्ट्र के यूथ को हम लोग म्यांमार और थाईलैंड से सिक्योर कर यहाँ पर लाने पर सफल हो पाए हैं। उनको रेस्क्यू किया गया है। They have been rescued from Myanmar especially, और इनको जॉब के प्रॉमिस पर, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं, लगभग 60 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू करवाया है थ्रू हेल्प फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और इन लोगों को हाई पेइंग जॉब के लालच पे वहां पर भेजा गया। और जब ये हमारे संज्ञान में बात आई तो हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके इन लोगों को वहां पे रेस्क्यू कराया। यापैकी काही जणांना गोवा पोलिसांच्या मदतीनं अटक करण्यात आली। या प्रकरणी एका कझाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या मोरक्याच्याही सायबर पोलिसांनी मुसक्या आवळल्यात। वन ऑफ द विक्टिम ही वाज बैडली बीटन ओवर देयर। तो ये विक्टिम्स जो है, ये विक्टिम्स फैमिली मेंबर्स को इन्होंने कन्वे किया था जो भी वहाँ पे चल रहा है। इसके बाद में इस लोकल पुलिस स्टेशन तक कुछ बातें गई, साथ में साइबर को रिपोर्ट हुआ। ये सब बातें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MHA इनके थ्रू हमने वहाँ पे टाई अप किया थाईलैंड गवर्नमेंट के साथ में। और ये जो एरिया था मायावड़ी करके जो एरिया है, ये बॉर्डरिंग थाईलैंड का एरिया है। ऑफिशियल्स और MHA इनके थ्रू वहाँ पे कांटेक्ट करके एग्जैक्टली वहाँ पे कौन कौन है ये आइडेंटिफाई किया गया। और उसके बाद में MHA के थ्रू यहाँ पे इनको सबसे पहले दिल्ली लाया गया और दिल्ली से फिर 60 जो लोग हैं जो एक्चुअली 2 प्लेन्स में आए थे 2 अलग अलग दिन में, और उनको वहाँ से फिर मुंबई लाया गया और फॅमिली मेंबर्स को हँडओव्हर किया। परदेशात नोकरी मिळावी यासाठी अनेक जण प्रयत्नशील असतात। त्यासाठी प्रसंगी आपली जमीन संपत्ती मिळवून व्हिसा आणि पासपोर्टसाठी जुगाड करतात। मात्र अनेकदा ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून त्यांची फसवणूकच होते। त्यामुळे भरमसाठ पगाराच्या आमिषांना बळी न पडता योग्य कंपनीची निवड करा असं आवाहन सायबर पोलिसांनी केलंय। सायबर फ्रॉडच्या माध्यमातून जर आपली आर्थिक फसवणूक झाली तर घाबरून जाऊ नका। आपल्याला 1930 आणि 1945 या क्रमांकावरती फोन करून तात्काळ आपली झालेली फसवणूक आहे ती रोखता येऊ शकते। महाराष्ट्र सायबर पोलिसांच्या माध्यमातून अद्ययावत अशा पद्धतीचं तंत्रज्ञान उभं करण्यात आलेलं असून यामध्ये अत्यंत योग्य अशा प्रकारचं सॉफ्टवेअर, त्यासोबतच तज्ज्ञ आणि पोलीस अधिकारी यांची नेमणूक देखील करण्यात आलेली आहे। आणि ह्या सर्वांना एकत्रित घेत महापे येथील मुख्य कार्यालयामध्ये याचं संपूर्णपणे सर्व्हिलन्स आहे ते आता सध्या केलं जात आहे। यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रातील आर्थिक फ्रॉड किंवा सायबर फ्रॉड आहेत ते रोखण्यासाठी मोठी मदत देखील होणार आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट मनोज सोलंकीसह निखिल चव्हाण, पुढारी न्यूज, मुंबई।
लोहा लोहे को काटता है याच म्हणीनुसार सायबर गुन्ह्यांना खरं तर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं आणखी एक मोठं पाऊल उचललं. सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर सिक्युरिटी ॲप तयार करण्यात आलंय. या ॲपच्या मदतीनं सायबर फ्रॉड कसं रोखता येईल, ई व्यवहार करताना काय नेमकी काळजी घ्यावी आणि सायबर गुन्हेगारांचा बुरखा फाडण्यासाठी पोलिसांनी नेमकी कशी तयारी केली आहे याबाबत माहिती देत आहेत सायबर विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी यादव. महाराष्ट्र सायबर पोलीस आहे ते एक पाऊल पुढे टाकत आणखीन आपल्या सायबर सिक्युरिटीला स्ट्रॉंग करण्यासाठी एक नवीन पाऊल देखील उचललेलं आहे. आणि याच मध्ये पाहायचं झालं तर सायबरचं एक नवीन कार्यालय आहे ते देखील उद्घाटन होत आहे. अनेक प्रकार आहेत ते सायबर फ्रॉडच्या माध्यमातून घडत आहेत आणि यामुळे लोकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक असेल ती होते. परंतु हेच रोखण्यासाठी मोठं कार्य आहे ते केलं जात आहे. आपल्यासोबत आयजी सर आहेत यशस्वी यादव सर, त्यांना पण विचारणार आहे सर किस तरीके से ये सब जो फ्रॉड है वो रोकने के लिए एक कदम है वो आगे जाके वहां पे में बहुत बड़ा जो साइबर का ऑफिस बना है, क्या उसमें होने वाला है, क्या उसका मकसद है, इसके बारे में? देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट शायद इंडिया में पहली स्टेट गवर्नमेंट है जिसने साइबर क्राइम के खिलाफ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का क्रियान्वित किया गया है. ये हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के विजन या उनकी जो उनकी सोच है उसको हम लोग क्रियान्वित कर पाए हैं. उन्होंने हम लोगों को लगभग 900 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किए और इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि वर्ल्ड के बेस्ट टूल्स, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर जो कि साइबर क्राइम्स को रोकने में सक्षम है या साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन में सक्षम है, उसी के साथ साथ वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपर्ट्स, साइबर क्राइम तज्ञ, साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स, कंसल्टेंट्स वो लाए गए हैं. इसी के साथ साथ अनुभवी व प्रशिक्षित पुलिस ऑफिसर्स लाए गए हैं. इन तीनों का समायोजन किया गया है एक छत के नीचे, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत ही विशिष्ट हो जाता है और शायद इंडिया का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ये तीनों चीजें एक साथ लाई गई हैं और साइबर क्राइम से लड़ने के लिए सक्षम बनाया गया है. एक और जो महत्वपूर्ण पार्ट है ये इस प्रोजेक्ट का कि इसमें 2 हेल्पलाइंस यूज की गई है, जिसमें अगर किसी भी सिटीजन्स को, नेटिजन्स को या किसी भी नागरिक को कभी कोई साइबर परेशानी का सामना करना पड़ता है तो अब तक वो कंफ्यूज रहता था, अब तक उसका संभ्रम रहता था कि लोकल पुलिस स्टेशन पे जाऊं, साइबर पुलिस स्टेशन में जाऊं, पुलिस कमिश्नर के पास जाऊं, एसपी के पास जाऊं, कहां जाऊं. इस संभ्रम को दूर करने के लिए हमने 2 बेहतरीन हेल्पलाइंस लॉन्च की हैं, जो कि पहली है 1945 आप बस घर बैठे ये 1945 हेल्पलाइन लगाइए और ये साधारण हेल्पलाइन नहीं है, इसमें क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन हो जाता है. जैसे ही आप ये हेल्पलाइन लगाती हैं कि कानून अपना काम करना चालू कर देता है और साइबर एक्सपर्ट्स, पुलिस वाले मिलके साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने में जुट जाते हैं. इसमें आप ऑनलाइन एफआईआर तक दाखिल करा सकते हैं. दूसरी हेल्पलाइन 1930 है, जिसमें कि जो आर्थिक फसवणुक हुई है, ऑनलाइन आर्थिक फसवणुक, उसमें जो है विक्टिम के अकाउंट से साइबर क्रिमिनल के अकाउंट में अगर पैसा गया है तो वो अकाउंट को तुरंत फ्रीज करने का काम करता है. और आपको बता दूं कि पिछले 6 महीने में लगभग 400 करोड़ रुपए हमने फ्रीज करने में सफलता पाई है, जो कि इंडिया में हाईएस्ट है, कि भारतवर्ष में हाईएस्ट है. और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 5 महीनों में हमने लगभग 9 से 10 लाख कॉल्स लोगों के अटेंड किए हैं, जो कि भी इंडिया में हाईएस्ट है. अब तक मतलब साइबर पुलिस के द्वारा जो किया नहीं था वो अभी होने जा रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट का साइट हो या फिर बहुत सारे आईटी कंपनी है, उसको किस तरीके से सिक्योरिटी है वो साइबर पुलिस के माध्यम से देने वाला है. देखिए, ये एक जो अंग है वो है महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट, जो कि साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने, अरेस्ट, सर्च, सीजर, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए विशिष्ट है और एक्सक्लूसिव है. दूसरा एक पार्ट जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब की विजनरी अप्रोच की वजह से यह हुआ है, क्योंकि उन्होंने अब इस डिपार्टमेंट को एक और विभिन्न अंग दिया है जिसको कहा जाता है महाराष्ट्र साइबर क्राइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन. मतलब कि एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करेगा और अलग अलग गवर्नमेंट विभाग में जाएगा, अलग अलग
कॉरपोरेशंस, अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में जाएगा और उनकी साइबर सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स करेगा। जैसे कि फाइनेंशियल ऑडिट होता है प्रतिवर्ष, उसी तरह प्रतिवर्ष साइबर सिक्योरिटी ऑडिट होगा, जिससे कि वहां की साइबर सिक्योरिटी को सुदृढ़ करा जा सके, वहां का डेटा ना लीक हो, कोई रैंसमवेयर अटैक टाइप की चीज ना हो सके और साथ साथ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा भी सुदृढ़ हो सके। बेशक सर। सर, जैसे कि कहा जा रहा है कि अभी एआई का जमाना आ चुका है, तो एआई के बारे में क्या बताओगे? एआई से के द्वारा बहुत सारे फ्रॉड्स भी अभी होने लगे हैं, तो एआई को देखते हुए साइबर पुलिस किस तरीके से? देखिए, कोई भी कोई नई तकनीक आती है, उसके प्रॉज और कॉन्स, मतलब अच्छी बातें और बुरी बातें साथ साथ लाती है। जब हमारे यहाँ केबल टीवी आया तो बहुत से लोगों ने कहा, अरे वाह, अब तो एक फिल्म देखने की जगह हमें बहुत सारे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम है, लेकिन इससे कहीं हमारे बच्चे ना बिगड़ जाए। लेकिन लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। इसी तरह एआई आई है। अब आप देखेंगे ड्राइवरलेस कार्स आएंगी एआई के बेसिस पे, ड्राइवर की जरूरत नहीं। आप देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएंगे, आपके पूरे फोन, पूरे घर एआई बेस्ड हो जाएंगे। आपको कोई चीज ऐसे लिखना है, लेटर लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है, आप तुरंत एआई से लिख लेंगे। आपको 5000 पन्नों का डॉक्यूमेंट है, आप उसको 2 पन्ने में समरी निकाल पाएंगे। तो इन सब चीजों से हमारी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। हाँ, पहचानने में नहीं आएगी, इतना ज्यादा एआई अगले 2-3 वर्षों में हमारी जिंदगियों में बदलाव लाएगी। लेकिन एआई के होने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए हमें सिर्फ एआई ही लगेगी। अगर हमें एआई के दुरुपयोग रोकने हैं तो अच्छी वाली एआई को लगाना पड़ेगा, जिससे कि उसके दुरुपयोग रोक सकें। साइबर क्रिमिनल्स एआई का यूज करके डीप फेक वीडियोस तैयार कर रहे हैं, किसी की आवाज हूबहू बनाकर उससे पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। उसको रोकने के लिए हमें एआई लगेगी कि एआई ही मशीन ये चेक करेगी ये उसकी विक्टिम की आवाज है या उसकी आवाज डीप फेक टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई है, ये वीडियो सही है या डीप फेक वीडियो है। इसके लिए एआई का काट एआई ही है। इसीलिए हमने एक बहुत अच्छी ऐप का निर्माण किया अभी, जिसको हम महाराष्ट्र साइबर सिक्योरिटी ऐप कहते हैं, जिसमें यदि किसी भी व्यक्ति या किसी भी नेटिजन्स, किसी भी सिटीजन्स के पास जो हमारे थ्रेट वेक्टर्स आते हैं, जैसे कि कोई लिंक आई, जैसे कि कोई वेबसाइट में उसको जाना है, सर्फ करना है, जैसे कि कोई ऐप डाउनलोड करनी है या किसी क्यूआर कोड को स्कैन करना है, तो विक्टिम को ये पता नहीं होता है कि इन सब चीजों के पीछे कहीं कोई मॉलवेयर, वायरस तो नहीं किसी स्कैमस्टर ने छुपा दिया है। तो इस चीज को रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं कि हमने एक महाराष्ट्र साइबर सिक्योरिटी ऐप बना ली है, जो कि हमारे इन हाउस डेवलप की गई है महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट के द्वारा में, जिसमें कि हम ये चेक करेंगे कि इन सब थ्रेट वेक्टर्स में कोई मॉलवेयर छिपा तो नहीं है, और जो लोग हैं जिनकी टेक्नोलॉजी नॉलेज उतनी नहीं है, जैसे सीनियर सिटीजन्स हुए या कोई और लोग हुए, वो अपने फोन में आई हुई ऐप को इसके सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में पहले चेक करेंगे, और ये ऐप बता देगी कि ये खतरनाक ऐप है, खतरनाक लिंक है या साधारण लिंक है, आप इसको क्लिक कर सकते हो। जब ये ऐप के रिजल्ट्स कुछ ही सेकंड में आ जाएंगे, उसके बाद आप वो लिंक को अगर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे होने वाले नुकसान से, जो कि आपके रेपुटेशन का नुकसान या पैसे का नुकसान हो सकता है, उससे रोक सकेंगे। फॉर इंस्टेंस, अभी एक मेरे पास केस आया है जिसमें एक व्यक्ति ने एक गलत लिंक में क्लिक कर दिया और उसके 73 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स एक साथ स्कैमर के पास चले गए, क्रिप्टो करेंसी वैल्यू। तो ये सब चीजों से आदमी को बचाया जा सकेगा। कब तक ये ऐप है वो लॉन्च होने वाला है? कब तक बाकी नागरिकों को ये ऐप का जो सुविधा है वो उठा सकते हैं? देखिए, ये ऐप अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, आखिरी स्टेज में है। इसको हम पहले अपने सीनियर ऑफिसर्स और माननीय होम मिनिस्टर साहब और मुख्यमंत्री साहब को दिखाएंगे। एक बार वहाँ से अप्रूवल हो जाता है तो हम इसको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर में लॉन्च कर देंगे, और जनता को ये ऐप के फायदे तुरंत मिलने लगेंगे। और ये एक प्रकार का ऐप है जो कि जनता को सुरक्षित रखेगा सभी साइबर धोखों से। सर, जैसे कि देखा जाए कि वहाँ पे में जो बड़ा जो कार्यालय है, वहाँ पे कितने यूनिट्स है वो काम करने वाले, और कितने यूनिट्स में कौन कौन सी जवाबदारी है वो उनको दी गई है? टोटल कितने अपने पुलिस ऑफिसर्स हैं? सो लगभग 900 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 6 मेन कंपोनेंट्स बनाए गए, लेकिन उसका मेन जो चीज है 4 मुख्य चीजें हैं। नंबर 1, वर्ल्ड के बेस्ट सॉफ्टवेयर जो कि साइबर क्राइम से लड़ सकें, वो लाए गए। नंबर 2, वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपर्ट्स कंसल्टेंट जिनकी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनको लाया गया है एक छत के नीचे। और
बहुत ही अनुभवी और प्रशिक्षित पुलिस ऑफिसरों को लाया गया है एक छत के नीचे। ये तीनों मिलके साइबर क्रिमिनल से लड़ सकेंगे। इसके अलावा एआई टूल्स, एआई का वापर करके नई टेक्नोलॉजी विकसित करना, ये सब काम भी वहां पर हो रहा है। और साथ ही साथ दो बहुत पावरफुल हेल्पलाइंस 1930 और 1945 का भी निर्माण कर लिया गया है। बेशक सर, ये जो महाराष्ट्र साइबर का जो नया कार्यालय है और महाराष्ट्र साइबर जैसे कि बढ़ते जा रहा है, जिनका डेवलपमेंट करते जा रहा है, आगे जाके अन्य राज्यों को एक बेहतरीन उदाहरण बन सकता है। और इसके बारे में क्या पता होगा कब तक जो पूरा साइबर फ्रॉड हो रहा है उस पे अपना अंकुश है वो जल्द से जल्द आ जाएगा। देखिए, जब हमारे महाराष्ट्र साइबर कॉर्पोरेशन का निर्माण हुआ तो उसका एक मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर किसी अन्य राज्य को हमारी जैसी फैसिलिटी का निर्माण करना है तो किसी प्राइवेट कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करे और महाराष्ट्र साइबर कॉर्पोरेशन वहां जाकर वही हूबहू फैसिलिटी का निर्माण कर सकता है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए कम से कम 5 स्टेट्स ने हमें अभी तक कांटेक्ट किया है, जिसमें तेलंगाना, जिसमें राजस्थान, जिसमें गोवा, जिसमें मध्य प्रदेश और आसाम। इन स्टेट्स ने हमें कांटेक्ट किया है। यदि हमें गवर्नमेंट के अप्रूवल मिल गए तो हम जल्दी जाकर वहां पर इन सिस्टम्स का निर्माण करेंगे। गोवा भी एक ऐसा स्टेट है, तो इन सिस्टम्स का निर्माण करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि ये हम एक प्राइवेट कंपनी के भांति जाएंगे और वहां पर बहुत ही कम दाम पर, बहुत ही कम पैसों पे, रीजनेबल अमाउंट पे ये सारी फैसिलिटीज का निर्माण करेंगे। इसी के साथ साथ 4 या 5 कंट्रीज भी हैं, विदेशी नेशंस हैं जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया है, जैसे कि थाईलैंड हो गया, युगांडा हो गया, जिम्बाब्वे हो गया और सेशल्स हो गया। ये 3-4 कंट्रीज हैं जो बाहर से हमें कांटेक्ट किए हैं कि हम जाकर वहां पर भी साइबर सिक्योरिटी की ऐसी उपक्रमों का निर्माण करें। सर लास्ट क्वेश्चन, क्या एक आह्वान रहेगा इसके बारे में कि बहुत सारे जो फ्रॉड्स है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी मतलब गिबली जैसा भी जो ट्रेंड आ रहा है उसके माध्यम से भी जो फ्रॉड है वो हो सकते हैं, उसका एक उदाहरण देके क्या एक आह्वान? देखिए, मैं आह्वान ये करूंगा कि इंटरनेट जो है ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, लेकिन इसमें जिस तरह से हमें इस्तेमाल करना है उसके कुछ नियम होते हैं। तो हमें साइबर हाइजीनिक बिहेवियर का जरूर पालन करना चाहिए, उन नियमों के बारे में जानकारी करनी चाहिए। क्योंकि भारत देश में लगभग 70 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन क्या हमारे पास जागरूकता है इतनी उनको अच्छी तरह इस्तेमाल करने की? वो जागरूकता को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि अंग्रेजी में कहा जाता है, इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स, इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स। अगर आप इंटरनेट में कुछ डालेंगे तो वर्ल्ड के किसी ना किसी सर्वर पर वो परमानेंटली वो माहिती, वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा हमेशा मौजूद रहेगा। इसलिए इससे पहले कि हम इंटरनेट में अपना कुछ डालें, हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए, हमारी रेपुटेशन के लिए खराब तो नहीं है। सॉरी, लेकिन एक ये लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत बार कंप्लेंट होता है, केसेस होते हैं, बहुत बार जो अपने डिपार्टमेंट को भी धमकियां होती है, लेकिन वहां पे अपने को जो लॉगिन आईडी रहता है या फिर उनका जो डोमेन है वो नहीं मिल पाता। तो इसके बारे में ये नया साइबर जो है सिक्योरिटी में वो काम होने वाला है या फिर ये जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा? देखिए, डार्कनेट के माध्यम से कुछ ऐसी फैसिलिटीज हैं या ईमेल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में आईपी एड्रेस वो होता है, एड्रेस होता है जिससे हम क्रिमिनल्स तक पहुंच सकें। वो एड्रेस निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ कुछ कंपनियां ऐसी आई हुई जो ये माहिती हमको कभी नहीं देती और विदेश में जाके उनके हेडक्वार्टर्स हैं। तो इन सब के खिलाफ पुलिस, महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ी मुहिम चालू की है। जैसा कि एक फैसिलिटी है प्रोटॉन मेल, जो कि डार्कनेट के माध्यम और सरफेस नेट के माध्यम से ईमेल सुविधा देती है। और उस ईमेल सुविधा का वैशिष्ट्य यह है कि कभी भी वो आईपी एड्रेसेस नहीं बताती है, जिससे कि क्रिमिनल्स तक पहुंचना मुश्किल होता है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे एयरपोर्ट्स पर, भारतीय एयरपोर्ट्स पर बॉम्ब हॉक्स की ईमेल्स आई। वो ईमेल सब प्रोटॉन मेल से आई थी और बहुत कम केसेस में ही पुलिस क्रिमिनल तक पहुंच पाई, क्योंकि प्रोटॉन मेल ने मना कर दिया हमें ये इंफॉर्मेशन देने के लिए और कहा कि हम फॉरेन के हैं, भारतीय कानून हम पर लागू नहीं होता है। लेकिन मैं इस मत से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि भारतीय कानून हर उस चीज पे लागू होता है जो भारत में विजिबल है, भारत में ऑपरेट कर रही है। तो हमने इसलिए माइटी को अंडर सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट ऐसा रिक्वेस्ट किया है, ऐसा उनसे विनती की है कि ऐसी फैसिलिटीज को, प्रोटॉन मेल जैसी फैसिलिटीज को तुरंत बैन या ब्लॉक कर देना चाहिए अंडर सेक्शन 69A, जिससे कि भारत
की राष्ट्रीय सुरक्षा को धोखा ना हो सके। साथ ही साथ चाइना ने ऑलरेडी कर रखा है, इसलिए हमें जरूर ये करना चाहिए जो भारत में ऑपरेट होने वाली फैसिलिटीज भारत के कानून को नहीं मानती हैं उनको जरूर बैन कर देना चाहिए। तर आपण पाहिलं तर हे होते महाराष्ट्र सायबर हेड यशस्वी यादव सर यांनी देखील सांगितलेलं आहे ज्या प्रमाणात सायबरचे फ्रॉड वाढलेले आहेत त्या प्रमाणात आपण सायबर सिक्युरिटीच्या माध्यमांमध्ये आणि ते सिक्युअर करण्यामध्ये देखील एक पाऊल पुढे टाकलेलं आहे। परंतु आपली जबाबदारी आहे सर्वप्रथम जे काही आपण वापरतोय ते कितपत सुरक्षित आहे हे तपासण्याचं। नक्कीच आता महाराष्ट्र सायबर आहे ते एक पाऊल पुढे टाकत आणखीन सिक्युरिटी सेवेमध्ये बदल घडवून आणत आहेत। नक्कीच जगभरामध्ये याचं कौतुक देखील होईल, परंतु सर्व जगभरातून याचं दखल घेतली जाईल असं कार्य महाराष्ट्र सायबर पोलीस काही दिवसांमध्ये करून दाखवणार आहेत। जर्नलिस्ट मनोजसह निखिल चव्हाण, पुढारी न्यूज, मुंबई। तंत्रज्ञानाच्या जगात वावरत असताना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक किंवा डिजिटल फ्रॉड त्यासोबतच सायबर फ्रॉड हे देखील मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहेत आणि हेच फ्रॉड रोखण्यासाठी सायबर पोलिसांनी महाराष्ट्र सायबरने एक पाऊल पुढे टाकलेलं आहे। याचमध्ये आपण पाहिलं तर आपण महाराष्ट्र सायबर सेलच्या मुख्य इमारतीमध्ये आहोत जे महापेला या ठिकाणी तयार करण्यात आलेलं आहे। अद्यावत अशा प्रकारचं हे पूर्णपणे ऑफिस तयार करण्यात आलेलं असून महाराष्ट्रभरातील सगळ्या काही तक्रारी आहेत त्यांचं निवारण याच ठिकाणाहून आहे ते केलं जात असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं। काही महिन्यांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून या कार्यालयाचं आहे ते उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे आणि त्यानंतर महाराष्ट्र सायबर हेड यशस्वी यादव यांच्या माध्यमातून या संपूर्णपणे काम करत असताना आपण या ठिकाणी हे अद्यावत अशा पद्धतीने काम आहे कशा प्रकारे सुरू आहे ते देखील आपण पाहतोय। जे आपले ऑनलाईन फ्रॉड झाले तर आपल्यासाठी 1930 आणि 1945 असे दोन जे हेल्पलाईन नंबर आहेत त्याच्या माध्यमातून हे संपूर्णपणे काम आहे किंवा ह्याचं पूर्ण डिटेक्शन आहे ते देखील केलं जातं। आपण ही 1945 ची टीम आहे ती पाहतोय की जी सायबर पोलीस महाराष्ट्र सायबर पोलिसांच्या अंतर्गत येऊन हे संपूर्णपणे काम आहे ते देखील पाहतोय आणि आता देखील आपण स्क्रीनवरती पाहत असू तर जे काही महाराष्ट्रभरातील कॉल सध्या सुरू आहेत ते या ठिकाणी दाखवण्यात येत आहेत। मोठ्या प्रमाणात सायबर फ्रॉड वाढलेले आहेत त्यामुळे हे सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी या ठिकाणी पोलिसांच्या माध्यमातून जे पाऊल टाकण्यात आलेलं आहे त्याचं अशा प्रकारे ज्या तक्रारी येतात त्यांचं निर्मूलन या टीमच्या माध्यमातून आहे ते केलं जात आहे। आपण पाहिलं तर या ठिकाणी जवळपास वर्षभरामध्ये 400 कोटीहून अधिकची रक्कम आहे ती सायबर पोलिसांना रोखण्यामध्ये यश आलेलं आहे आणि याच यशानंतर अद्यावत अशा पद्धतीचं हे जे ऑफिस आहे ते महापे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे। काही अधिकारी आहेत जे सध्या या ठिकाणी आहेत आपण त्यांच्याकडून माहिती घेणार आहोत। सर, कशा प्रकारचं संपूर्णपणे जे सायबर फ्रॉड आहेत किंवा मग सायबर गुन्हे होतात त्याच्यावरती रोखण्यासाठी आपण या ठिकाणी काम करतोय, काय नक्की सिस्टमवरती आहे, कुठल्या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून आपण हे सगळं करतो आणि एकंदर काय विक्टिम आम्हाला कॉल करतो 1930 किंवा 1945 वर, नंतर आपले अॅनालिस्ट आहे ते कॉल घेतात, मग आमच्या सिस्टमवर ते इन्फॉर्मेशन सगळी जमा करतात। नंतर एक NCCRP पोर्टल आहे, नॅशनल सायबर क्राईम NCCRP रिपोर्टिंग पोर्टल, त्याच्यावर ते रजिस्ट्रेशन होतं। त्याच्यानंतर त्या विक्टिमला एक लिंक जाते जी 24 तासपर्यंत ऍक्टिव्ह असते आणि तो त्याचे काय एव्हिडन्स किंवा अधिक काही माहिती असते ते याच्यावर अपलोड करू शकतो। त्याच्यानंतर 24 तासानंतर ती लिंक डिॲक्टिव्हेट होते आणि इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होतो। त्याच्यानंतर इकडे आपण बघूया हा फ्लो आहे प्रोसेस। आपण ही स्क्रीन दाखवतोय, या स्क्रीनवरती संपूर्ण आपल्याला चार्ट दिसतोय की ज्याप्रमाणे आपण कशा प्रकारे ही जी तक्रार आहे ती नोंदवल्यानंतर या तक्रारीचं पुढे नक्की काय होतं सरांकडून जाणून घेऊया। विक्टिम 1930-1944 कॉल करून मग कमांड सेंटरमध्ये कॉल करणार, सायबर एनएससी L1 सायबर एनएससी कॉल घेणार, मग ते NCCRP L2 NCCRP वर रजिस्ट्रेशन करणार। त्याच्यानंतर ते बँक्स आणि फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनकडे अकाउंट फ्रीजिंगसाठी पुढे जाणार। इफ इट इज अ नॉन फायनान्शियल केस इट गोज टू WMS अँड देन ते सायबर ऑफिसर असेल तर ते टाय टीमकडे जाणार आणि नोडल ऑफिसर असाइन होणार, ठीक आहे। आणि सायबर अटॅक क्रिटिकल जसे इन्स्टिट्यूशन LIC किंवा नॅशनल सिक्युरिटीचं असलं तर ते सर्ट टीमकडे जाणार आणि नोडल ऑफिसर आणि सर्ट टूल्स ते इन्व्हेस्टिगेट करून मग डिस्पोज करणार। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। सर, एकूण किती जे फोन्स आहेत ते आपण या ठिकाणी आहे ते अटेंड करतो आणि दिवसभरामध्ये एकूण किती कॉलचा डेटा आहे तो आपल्याकडे या ठिकाणी कॉल येत असते? या साईडला तर खूप जास्त कॉल 1930 फायनान्शियल फ्रॉड्स खूप जास्त आहेत, तर अराउंड 10,000 तिकडे असतात कॉल्स। आपल्या माध्यमातून 1945 ला किती? 1945 ला आता थोडे 500 ते 1000 ऍव्हरेज आहे।
अद्ययावत अशा प्रकारचे आपण ह्या ठिकाणी जी उभारणी केलेली आहे त्यामध्ये किती जे अधिकारी आहेत ते एकत्र काम करतायत आणि किती मोठ्या प्रमाणात स्केलवरती सायबर फ्रॉड आहेत ते रोखण्यासाठी काम केलं? यात गिव्हन पॉईंट इकडे 20च्या वर लोक असतात आणि त्या साईडला 1945ला जे आधी 14407 नंबर होता तिकडे अराउंड 50च्या वर असतात एक गिव्हन पॉईंट. त्याच्या व्यतिरिक्त फॉलोअप टीम असते, रिअसाइन टीम असते दोन्हीकडे. कधीपासून सर हे या कार्यालयाला सुरुवात झालेली आहे आणि कशा प्रकारे नागरिकांना देखील आवाहन कराल या संपूर्ण माध्यमातून जर फ्रॉड होऊ शकतो? हा, एक्झॅक्टली 11 ऑक्टोबर 2024ला आपले चीफ मिनिस्टर मिस्टर देवेंद्र फडणवीस यांनी इनॉग्रेशन केलं होतं. संदेश तर एकच द्यायचा आहे की पॅनिक नका हो, जे कोणी पण जेव्हा फ्रॉड करतात घाबरायचं नाही, कारण ते त्याचा मग फायदा उठवतात. पॅनिक नाही व्हायचं, फक्त तेवढंच एकच मी सांगू शकतो त्यांना. तर आपण ऐकलं ही संपूर्णपणे जी पद्धत आहे जी या ठिकाणी सुरू राहिलेली आहे त्याच्यावरती काम करण्यासाठी पोलीस अधिकारी आहेत, मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी आहेत, ते याच महापे येथील कार्यालयामध्ये आपल्याला असताना पाहायला मिळत आहेत. आपण पाहिलं तर आर्थिक फ्रॉड आहेत ते मोठ्या प्रमाणात होतात. त्याच आर्थिक फ्रॉडवरती लक्ष घातलं असता 1930ला आपण जर कॉल केला तर हीच ती टीम आहे ज्या टीमकडून आपल्याला जो रिस्पॉन्स आहे तो दिला जातो. त्यांच्याकडून जे कॉलर्स आहेत त्यांच्याकडून संपूर्णपणे माहिती आहे ती घेतली जाते आणि याच माहितीच्या आधारे आपल्या गोल्डन हार्स म्हणजे 1 तासाच्या आत किंवा 15 मिनिटाच्या आत ते संपूर्णपणे जे अकाउंट्स आहे त्या अकाउंटची माहिती घेऊन त्या अकाउंट्स देखील त्या ठिकाणी फ्रीज केलं जातं. त्यामुळे कुठलाही जर फ्रॉड झाला तर त्या फ्रॉडला घाबरून न जाता या ठिकाणी तक्रार करण्याची जे आव्हान आहे ते पोलिसांच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे. आणि याच ठिकाणी आपण पाहिलं तर अशा प्रकारचं त्यांच्याकडे संपूर्णपणे लिस्ट असते, जो डाटा आहे तो देखील याच्यावरती अवेलेबल होतो आणि याच डाटाच्या आधारे हे सर्व काही सायबर फ्रॉड आहे तर ते रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मदत आहे ती मिळत असते. आपण पाहिलं तर ही संपूर्णपणे अद्ययावत अशी सेवा आहे ती महाराष्ट्र सायबर पोलिसांच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेली आहे आणि त्याच्याच माध्यमातून हे जे संपूर्णपणे सायबर फ्रॉड आहे तर रोखण्यासाठी योग्य अशा प्रकारचं काम आहे ते या ठिकाणी केलं जात आहे. महाराष्ट्र सायबर पोलिसाचे अध्यक्ष या ठिकाणी जे हेड आहेत ते यशस्वी यादव यांच्या संपूर्णपणे नियंत्रणाखाली हे संपूर्ण ऑफिस आहे आणि त्यासोबतच या ठिकाणी त्यांनी विश्वास देखील व्यक्त केलेला आहे. जवळपास गेल्या काही वर्षामध्ये 900 कोटींहून अधिकची रक्कम आहे ती सायबर फ्रॉडच्या माध्यमातून रोखण्यामध्ये यश आलेलं आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये अद्ययावत अशा प्रकारचं सॉफ्टवेअर, अद्ययावत अशा प्रकारचे तंत्रज्ञान उपकरणं, त्यासोबतच पोलीस अधिकारी आणि सायबर एक्सपर्ट यांच्या माध्यमातून आपण सायबर सिक्युरिटीमध्ये एक महत्त्वाचं पाऊल पुढे टाकल्याचं आपल्याला दिसून येणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट मनोज सोलंकी सह निखिल चव्हाण, पुढारी न्यूज, मुंबई.